मैं आपसे कार्ड सिलेक्ट करवाने वाला हूँ। ये मेरे पास जैक ऑफ कार्ड है, आप मुझे कहीं पे स्टॉप बोल देना। स्टॉप यहाँ पे, ठीक है। ये कार्ड जो है आपका है, आप देख लो, अच्छे से याद कर लो। देख लिया। ठीक है, इसको यहीं पे रख दो। नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, ये थे कृष्ण और शिव का जो एक संयुक्त नाम है, कृषिव द मैजिशियन। बहुत युवा हैं, शायद 14 या 15 साल इनकी उम्र होगी। ताश के जादू दिखाने के माहिर हैं। पिछले वर्ष हम एक रिजॉर्ट में अपने परिवार के साथ ये भी आए हुए थे, तो इन्होंने हमें बहुत से ताश के जादू दिखाए और अपनी प्रतिभा से हमें चमत्कृत कर दिया। लेकिन साहब, प्रतिभा या परफेक्शन ये उम्र का मोहताज नहीं होती। फिर वो खेल चाहे ताश का हो और चाहे राजनीति का। कुछ ऐसे ही एक नए प्रतिभाशाली युवक पुष्कर सिंह धामी, उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत से लोग रेस में थे, बहुत से और भी ऐसे योग्य प्रत्याशी भी थे जो राजनीति का लंबा अनुभव रखते थे और उम्र के उस पड़ाव पर भी थे कि जहां वो शायद 25-30 साल की राजनीति पूरी कर चुके थे। अब ऐसे सभी नामों को दरकिनार करते हुए जब भाजपा आला कमान ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया और उन्होंने शपथ भी ले ली, अब वो बाकायदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो उस वक्त बहुत से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अरे ये जो गलती भाजपा ने तीरथ सिंह रावत के समय करी, शायद उसी गलती को दोबारा से भाजपा कहीं दोहराने तो नहीं जा रही। बहुत से कयास ऐसे भी लगाए जा रहे थे कि इतने एक्सपीरियंस्ड और दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स जो कि रेस में बने हुए थे, उनको दरकिनार करके भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया। हालांकि उसकी विवेचना अगर हम करें तो हम पाएंगे कि अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा ने, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देकर भाजपा ने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए। जहां एक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ब्राह्मण हैं, मैदानी इलाकों से आते हैं और वो भी गढ़वाल मंडल को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पुष्कर सिंह धामी पूरे कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, खटीमा से विधायक हैं, पिथौरागढ़ में उनका जन्म हुआ है। और साथ ही अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो वो एक ठाकुर हैं। यानी भाजपा ने उत्तराखंड की राजनीति के हिसाब से अगर हम देखें तो 2022 का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसके लिए उन्होंने सभी समीकरणों को, जो एक पहली प्री कंडीशन होनी चाहिए थी, जो एक पहली शर्त होनी चाहिए थी, उस शर्त को पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने पूरा किया। साथ ही चूंकि पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, 45 वर्ष के हैं, उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं वो, कुल 45 वर्ष उनकी आयु है, तो उनको बनाकर उन्होंने जो भाजपा आला कमान ने जो युवाओं को एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो भाजपा से लग रहा था कि युवा वर्ग थोड़ा छिटक रहा है, उस युवा वर्ग को एक बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया है, एक स्पष्ट संदेश दिया है भाजपा आला कमान ने कि भाजपा अपना स्वरूप बदल रही है और उसमें युवा लोगों का प्रतिनिधित्व वो प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी चाहते हैं, पार्टी आला कमान भी चाहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यही चाहते हैं और शायद का इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पूरी तरह से आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी कहने को तो केवल 45 वर्ष के हैं, लेकिन अगर हम उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर नजर डालें, उनके जो पॉलिटिकल करियर है वो 1990 में ही शुरू हो गया था, जिस समय की उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के तहत, जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सदस्य के नाते फिर विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। फिर
उत्तरोत्तर जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, तो उस वक्त उन्होंने उत्तराखंड में राजनीति अपनी शुरू की। उनके राजनीतिक गुरु बने भगत सिंह कोश्यारी, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। तो उनके सानिध्य में रहते हुए जो राजनीतिक गुर पुष्कर सिंह धामी ने सीखे, ये उसी का परिणाम था कि उनकी प्रतिभा को देखते हुए जब 2001 में भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को अपना ओएसडी नियुक्त किया। तो सीधा ही राजनीति में वो बिना कोई चुनाव लड़े सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचे और सभी ब्यूरोक्रेट से कैसे डील करना है, संगठन के लोगों से कैसे डील करना है। भले वो पीरियड, वो समय काल बहुत छोटा था, लेकिन किसी भी प्रतिभाशाली, जैसे वो जादूगर कृषिव का मैंने अभी जिक्र किया था आपके सामने, उनका वीडियो दिखाया था कि उम्र किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो उस मौके का लाभ उठाया पुष्कर सिंह धामी ने। राजनीतिक गुर सीखे, प्रशासनिक गुर सीखे, और कालांतर में जब वो उत्तराखंड के भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो भाजपा की युवा इकाई है, उसके एक लंबे कालखंड तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उस दौरान भी उन्होंने पूरे प्रदेश की न सिर्फ सभी जिलों में बल्कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं के बीच में जो अपनी जगह बनाई, वो उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि जब उनको पहली बार खटीमा से पार्टी ने लड़ने का मौका दिया 2012 के चुनाव में, तब भी वो खटीमा के उस चुनाव को जीते। वो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस से उन्होंने छीनी। 2017 में भी वो दोबारा खटीमा से चुनकर आए, और आज उनकी प्रतिभा को मानते हुए या उनको एक मौका दिया पार्टी ने, संगठन ने, कि उनको सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। तो अब ऐसे में स्वाभाविक है कि जितने भी ऐसे प्रत्याशी जो ये आस लगाए बैठे थे कि टेक्निकल ग्राउंड पर या किसी भी राजनीतिक कारण से अगर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, तो उनको लग रहा था कि शायद उनका नंबर लग जाएगा। उसमें अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी में जो वर्तमान विधायक हैं, उनमें से कई लोग प्रत्याशी थे। जो लोग कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, जैसे सतपाल महाराज हो गए, हरक सिंह रावत हो गए, वो भी एक सपना संजोए बैठे थे कि उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी उनको ये मौका दे सकती है। और आसाम का उदाहरण तो सबके सामने, सबको लगता है कि भाई अगर आपने सही लंबे समय तक अगर पार्टी की सेवा कर ली, तो पार्टी के लिए अब ऐसी कोई इसमें अस्पृश्यता वाली बात नहीं रह गई है, पार्टी आपको मुख्यमंत्री या कोई बड़ा दायित्व तो दे सकती है। तो उनकी भी बहुत आशा थी। लेकिन अब कहां से क्या पार्टी आलाकमान ने ये सोच बनाई, और 2022 के चुनाव के दृष्टिगत जब एक रणनीतिक तौर पर उन्होंने एक लंबी सोच के साथ, क्योंकि यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाना उस समय शायद एक मेकशिफ्ट सिस्टम था। वो पार्टी का एक परिपक्व फैसला नहीं कहूंगा मैं उसे, वो पार्टी आलाकमान का एक कोई बहुत बढ़िया फैसला नहीं था। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ हैं तीरथ सिंह रावत, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते उस वक्त पर जबकि चुनाव एक साल दूर था, तब एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी पार्टी को मुख्यमंत्री के नाते जो संगठन की समझ तो रखता ही हो, लेकिन जो राजनीतिक पैंतरेबाजी है, वो राजनीतिक पैंतरेबाजी में भी उसको निपुणता होनी बहुत ही आवश्यक है अगर भाजपा दोबारा से 2022 में उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो अभी उस राजनीतिक पैंतरेबाजी का जो मैंने जिक्र किया, वो पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी उसको पैंतरेबाजी शायद एक बहुत ही निम्न स्तरीय वो एक शब्द हो जाएगा, मैं वो यूज नहीं करना चाहूंगा उनके लिए। वो उन्होंने एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया, और साथ ही जो एक परंपरा शुरू से रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी, कि जैसे किसी को कोई जिम्मेवारी जब भी मिलती है तो वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। तो साहब, जैसे ही उनको ये जिम्मेदारी मिली और एक पूरे उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में ये भी हुआ कि बहुत से लोग नाराज हैं,
तो उन्होंने जहां एक और नाराज विधायक या नाराज ऐसे प्रत्याशी जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उनको साधने में अपना पूरा रविवार का दिन बिताया, बल्कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी थे, भले ही वो बीसी खंडूरी साहब हों, भले वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, भले वो तीरथ सिंह रावत हों, वो तीनों से मिलने के लिए गए। और उसके बाद जो नाराज धड़ा था, जो कुछ लग रहा था कि शायद कोप भवन में बैठे हैं या वो जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें आएंगे भी या नहीं आएंगे, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह था, तो वो सीधे सतपाल महाराज के घर पहुंच गए। वहां जाकर ना केवल उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनसे आशीर्वाद लिया, बल्कि उनको शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। तो उस समय जो एक पूरे उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में खबर फैल गई थी कि पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद एकदम सब लोग नाराज हैं, 35 विधायक दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, सतपाल महाराज के नेतृत्व में सतपाल महाराज नाराज हैं, हीरक सिंह रावत नाराज हैं, और बिशन सिंह चुफाल जो बड़े सीनियर विधायक हैं और मंत्री भी हैं। ये शुरुआत वहां से हुई जब उन्होंने एक बयान दे दिया कि सतपाल महाराज और हीरक सिंह रावत नाराज हैं इस नियुक्ति से। हालांकि उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर लगातार बैठकों का दौर चला और चूंकि पूरी तरह से पुष्कर सिंह धामी केंद्र के आशीर्वाद के साथ आए थे, तो उस नाते वहां न केवल जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी, उन्होंने लगातार सबसे संपर्क साधा, जो वहां पर सीनियर जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अजय भट्ट, उन्होंने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री के लिए जिनका नाम चल रहा था धन सिंह रावत, उन्होंने मोर्चा संभाला। और यहां तक भी जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी दिल्ली से फोन करके कुछ लोगों से बातचीत करी और इस मामले को सुलटाने का एक निर्देश दिया, या उनकी पूरी नजर थी अमित शाह जी की कि क्या चल रहा है उत्तराखंड में, कोई गड़बड़ ना होने पाए। ये उसी का नतीजा था कि जिस समय शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो उस शपथ ग्रहण समारोह में न केवल 11 के 11 वो मंत्री जिन्होंने शपथ ली, बल्कि बाकी सभी लोग, भले वो प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेश प्रभारी हों, उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट हों, टमटा जी हों, बाकी सब लोग वहां पर पहुंचे। कांग्रेस के भी कुछ विधायक वहां पर पहुंचे। और सबसे बड़ी परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता जो पुष्कर सिंह धामी ने दर्शाई, वो ये थी कि शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने तुरंत प्रभाव से कैबिनेट की बैठक आहूत करी। कैबिनेट की बैठक हुई। यहां पर इस बैठक से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, बड़ी एक रोचक चीज है कि 11 मंत्री जो हैं, 11 के 11 मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। 3 मंत्री जो पहले स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनको भी इस नए सिस्टम में, नए रिजीम में, नए मुख्यमंत्री के आने के बाद कैबिनेट का दर्जा दिया गया। वो थे धन सिंह रावत, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद। ये तीनों स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे। इनको भी कैबिनेट का मंत्रालय सौंप दिया गया, कैबिनेट का पदभार सौंप दिया गया। तो सब कैबिनेट की बैठक हुई। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस बैठक की अध्यक्षता करी। सारे मंत्री उपस्थित थे। तो उसमें एकदम से एक्शन में, जैसे होता है ना कि मुख्यमंत्री एक्शन में देख रहे हैं, उस एक्शन का एक जो नजारा देखने को मिला, वहां पर उस बैठक में 6 संकल्प लिए गए राज्य सरकार द्वारा। युवाओं और महिलाओं पर विशेष रूप से फोकस करने की, उनकी किसी भी तरह की समस्या के निराकरण करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी। 22,000 ऐसी नई सरकारी नियुक्तियां जो पिछले कुछ समय से अटकी पड़ी थी, उसको तुरंत प्रभाव से उन रिक्तियों को भरने की जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई और कहा कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार इन 22,000 नियुक्तियों को भरने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। यही नहीं, एक परिपक्व राजनीतिक सोच के नाते 2022 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो
गेस्ट टीचर्स थे जिनको अभी तक 15,000 की सैलरी मिल रही थी, उनकी सैलरी 15,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपया कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था, ये एक राजनीतिक निर्णय था। कोविड के निराकरण के लिए जितने भी उपाय किए जा रहे हैं, उन उपायों पर तेजी से काम होगा, तेजी से योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा और कोविड के निराकरण के लिए सरकार ने एक सीरियसनेस दिखाई, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। यह भी एक अपने आप में पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री बनने के बाद लिया गया एक बहुत ही एक ऐसा निर्णय था जिसकी प्रदेश की जनता ने, मीडिया ने भूरी भूरी प्रशंसा करी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी भाजपा को 2022 की लड़ाई के लिए कितनी मजबूती से तैयार कर पाते हैं। यहां जहां उनको अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय देना होगा, वहीं उनको अपनी सांगठनिक क्षमताओं को भी पूरी तरह उपयोग में लाना होगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की 2022 के चुनावों के दृष्टिगत उत्तराखंड की सबसे बड़ी जरूरत है कि सरकार और संगठन के बीच में एक सामंजस्य हो, जो कि क्रियान्वित भी हो और वो समन्वय दिखाई भी दे, संगठन को भी दिखाई दे, प्रशासन को भी दिखाई दे और वहां की जनता यानी आम वोटर को भी दिखाई दे कि भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। ये इस समय उत्तराखंड की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर जो एक चीजों को चाक चौबंद करना है, यह भी पुष्कर सिंह धामी की पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए, क्योंकि जो प्रशासनिक ढिलाई है उसका खामियाजा अंततोगत्वा भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा 2022 में। मुख्यमंत्री के नाते अगर वो चाहते हैं कि भाजपा वैतरणी पार फिर से करे और वो पुनः मुख्यमंत्री पुनर्स्थापित हो, फिर से मुख्यमंत्री बने और अगले 5 साल तक भाजपा की सरकार वहां पर चला सके, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा का भी समय है, ये बहुत बड़ी चुनौती का भी समय है उनके लिए। अब इन चुनौतियों का वो सामना कैसे करते हैं, इस पर हम लोग भी नजर बनाए रखेंगे और लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और उत्तराखंड की पल पल की खबर आप तक लगातार लाते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा ये आकलन, हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।